अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, अदानी और तुलसी गबार्ड के ऊपर जो अमेरिका की डीप स्टेट ने हमले किए हैं, ये कंटिन्यूस हमले जो इंडिया पे किए जा रहे हैं, ये एक्चुअली ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने से पहले जितना मामला ख़राब किया जा सकता है वो ख़राब किया जा रहा है। एक छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिका का क्या हाल है। अजीज़ दोस्तों, एक आदमी मैनहट्टन न्यूयॉर्क में छुरी लेके पागलों की तरह लोगों पे हमला करता है और 2 आदमी मर जाते हैं, एक औरत बहुत बुरी तरह ज़ख्मी है। अब इस आदमी की हिस्ट्री ये है कि ये न्यूयॉर्क में पहले 8 बार अरेस्ट हुआ, 7 चार्ज लग चुके हैं अब तक इस पे। 1 महीने पहले इसको जेल से छोड़ा गया, उसी दिन वापस गिरफ्तार किया गया, फिर वापस छोड़ा गया। 2 आदमी मर गए और जो जख्मी थी वो भी मर गई, तो 3 आदमी मार दिए। ये है अमेरिका का सिस्टम, जहाँ पे रोज़ गन कल्चर और ये सब चीज़ों से। अजीज़ दोस्तों, ऐसे में इनको अदानी की फिक्र पड़ी है। एक्चुअली अमेरिकन डीप स्टेट का कंसर्न जो है ना, वो ये 3 आदमी हैं। ये 3 आदमी जिनको रोकने की अमेरिका की डीप स्टेट ने पूरी कोशिश की। इस साल बड़े वाइटल इलेक्शंस थे। इंग्लैंड में तो ये लोग जीत गए, लेफ्ट के लेबर को लेके आ गए, लेकिन भारत में इनको नाकामी हुई, बांग्लादेश में इनको नाकामी हुई और अमेरिका में इनको नाकामी हुई। बांग्लादेश के मामले को उन्होंने मिलिट्री के ज़रिए हटा के चीज़ें चेंज कर ली, लेकिन इंडिया और अमेरिका में ये वो तब्दीली ना ला सके जो कि ये लाना चाह रहे थे। अब आप देखें, ये हमारे बांग्लादेश के अनइलेक्टेड डिक्टेटर यूनुस, ये अब ट्रम्प की, इसको पता चल गया है कि अब वो डीप स्टेट तो हार गई और ट्रम्प आएगा तो फिर पता नहीं बांग्लादेश में क्या तब्दीली आएगी। और इस बार अगर बांग्लादेश में तब्दीली आई तो डेफिनेटली हमको नज़र आ रहा है कि हसीना वाजिद तो नहीं आएंगी वापस, लेकिन अगर अवामी लीग आ जाती है और कोई ऐसा सिनारियो होता है तो ये यूनुस का क्या होगा। तो इसलिए अब ये मक्खन पॉलिश कर रहा है। इसने कहा है कि रिपब्लिकन पार्टी अपने लीडर को बांग्लादेश में भेजे और वो देखें कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस तरह यहाँ पे डेमोक्रेसी रिस्टोर कर रही है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बांग्लादेश की बुज़दिल आर्मी के ज़रिए हटा के ये अनइलेक्टेड गवर्नमेंट कह रही है कि ये डेमोक्रेसी लाएंगे। और अजीज़ दोस्तों, इसी रीजन में आप देखें तो ये देख लें, वांगचू है जो हमारे लद्दाख का रिवोल्यूशनरी साइंटिस्ट कहते हैं जिसको, ये यूनुस का ख़ास दोस्त है। और ये वांगचू के आपने जो रिसेंट एक्टिविटीज़ देखी हैं लद्दाख में, कि जो भारत की आर्मी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रही है उसको रोकने के लिए। अब आप देखें कि सबको पता है कि वहाँ गलवान में चाइना ने हमला किया था। नेहरू ख़ानदान ने कभी भी वहाँ पे आगे अपनी बॉर्डर को सिक्योर नहीं किया। चाइना बॉर्डर तक, बल्कि बॉर्डर से भी आगे कंस्ट्रक्शन करता रहा और नेहरू ख़ानदान हमेशा लंबे लंबे अरसे के लिए ये लोग सरकार चलाते रहे, लेकिन इन्होंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये करना ही नहीं चाहते थे। और आफ्टर ऑल ये जो कांग्रेस है ये अमेरिकन डीप स्टेट का ही एक ऑर्गन है। तो ये कह रहा है इसका आंदोलन जो टोटल है वो इस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए। इस कंस्ट्रक्शन का फ़ायदा किसको है? भारत देश को है। इस कंस्ट्रक्शन का नुकसान किसको है? चाइना को है। तो जो इस कंस्ट्रक्शन को रोकने की कोशिश करता है वो किसका पिट्ठू है? चाइना। एनीवे, अजीज़ दोस्तों, अगर बात शुरू करें हम कि अमेरिका को इंडिया से क्या मसला है, तो ये देखें, ये जो स्पुतनिक है
इसको CIA के एनालिस्ट हैं लैरी जॉनसन, इन्होंने अभी 1.5 मिनट की वीडियो में ये बताया है कि अमेरिका की डीप स्टेट है ना, वो इंडिया से खुश नहीं है, क्योंकि इंडिया इनके ऑर्डर पे नहीं चलता। यानी मोदी जी का इंडिया, इससे पहले तो चलता था, और अमेरिका ऐसे सारे मुल्कों को तड़ियाँ लगाता है और उनके खिलाफ एक्टिविटी करता है जो इनके इशारे पे नहीं चलते। The establishment, the deep state, is not pleased that India is not a compliant servant. They treat, the United States approach has been to treat these other countries like they were black slaves on a plantation. They were to step and fetch it. They were to do what they were told. And when they stopped responding to those orders, naturally it led to some real outrage on the part of American policymakers. And there's been a tendency to try to punish or threaten sanctions. But I don't think the deep state fully grasps yet the implications of BRICS and the rise of BRICS and the growing attention it's attracting across the global South. Clearly, U.S. I expect in 10 years, the U.S. will have very, very little influence at all in Africa and Asia. The power brokers there will be Russia, China, and India. The United States and Europe are going to be left behind. The United States will continue to exercise some influence over Central and South America. But even there, China is making some significant inroads. I guess they're getting ready to open a major port in Peru that will further cement relations between Peru and China, as well as Brazil and China. अब अजीज दोस्तों, जॉर्ज सोरोस इस डीप स्टेट का एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये जो अदानी वाला मामला है, इसमें जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से जिस शख्स को फंडिंग की गई है, उसने बाइडन ने अपॉइंट किया ब्रेन पीस एज एन अटॉर्नी, और इस अटॉर्नी ने चार्ज किया है अदानी को, और उसको सपोर्ट कर रहा है भारत में राहुल गांधी। और राहुल गांधी कह रहा है कि अदानी को गिरफ्तार करो। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई इसमें शक रह गया है? भाई, भारत के खिलाफ पनून अमेरिका में बैठ के टेररिज्म की धमकियां देता है लगातार। भारत ने कई बार अमेरिका को इसकी फाइलें दी, क्या अमेरिका ने उसको गिरफ्तार किया? आज अमेरिका अदानी को गिरफ्तार करने के ऑर्डर दे रहा है, और राहुल गांधी कह रहा है कि इसको गिरफ्तार करो, इसने अमेरिका का कानून तोड़ा है। ओ भाई साहब, तुम भारत के नागरिक हो कि अमेरिका के? तुम्हें अमेरिका के कानून की इतनी फिक्र क्यों है? तुमने कभी ये कहा है कि अमेरिका ने कानून को आज तक भारत के हवाले क्यों नहीं किया? क्योंकि हिस्टोरिकली सिख तो भारतीय है ना, तो वो एक भारतीय सिटीजन, जो कि अब ठीक है अमेरिकन सिटीजन है, हिस्टोरिकली तो ये भारतीय सिटीजन था। वो भारत में टेररिज्म कर भी रहा है और मतलब उसको बढ़ावा भी दे रहा है, धमकियां भी दे रहा है, विच इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। उस पर कभी आपने सुना हो कि राहुल गांधी ने कहा हो कि पनून को क्यों गिरफ्तार नहीं करता? यहाँ पे फौरन निकल के आ गए। ये जो चूहे की तरह अपने बिलों में छुपे हुए बैठे रहते हैं, वो फौरन निकल के आ गए कि अदानी को गिरफ्तार करो। अदानी के बारे में ये खबरें आई, ठग करके अदानी शेयर्स नीचे गिर गए। अदानी के $22 बिलियन का वैल्यू कम हो गई। $22 बिलियन। आप सोचें, $22 बिलियन पाकिस्तान जैसे भिखारी मुल्क के पास होते हैं तो पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाते। यहाँ एक दिन में एक इशारे पे अमेरिका के अदानी के शेयर्स $22 बिलियन का नुकसान होता है। और कीनिया में जो अदानी की इन्वेस्टमेंट थी कई सालों से, वो कीनिया के प्रेसिडेंट ने फौरन
कैंसिल कर दी। उसने कहा हम हमारे एयरपोर्ट की भी ठेका उससे वापस ले रहे हैं, हमारे एनर्जी के लिए भी जो हमने अदानी को ठेके वापस लिए हैं। ये कीनिया के जिस प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में ये स्पीच करके कैंसिल कराया है ना, ये जॉर्ज सोरोस के बेटे, जो कि अब जॉर्ज सोरोस का बेटा ही सारा मैटर चलाता है, उसके बेटे के साथ मीटिंगें की हैं। अब ये सारे ठेके कीनिया से कहाँ जाएंगे? चाइना। अदानी इंटरनेशनल लेवल पे एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। अंबानी जी हैं वो ज़्यादातर उनका इंडिया में ही रहता है सारा हिसाब किताब। अदानी जी दुनिया में जहाँ, जैसे चाइना दुनिया भर में टेक्निकल और टैक्टिकल पोर्ट्स और जो एरियाज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना, उसका मुकाबला सिर्फ अदानी कर रहा है। और अदानी दुनिया में कई जगह पे पोर्ट्स भी ले रहे हैं, एयरपोर्ट्स भी ले रहे हैं, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में ये वो। उसको रोकने का टारगेट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की डीप स्टेट के पास है। और इसीलिए कि अदानी का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल कंट्रीज़ की वजह से ये लोग डरे हुए हैं। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ना है? अमेरिकन डीप स्टेट की पूरी कोशिश है कि 20 जनवरी जब प्रेसिडेंट ट्रंप ओथ लें और प्रेसिडेंशियल पावर आए, इससे पहले जितना मामला ख़राब हो सकता है ना इंडिया के साथ, रशिया के साथ, वो ख़राब कर दें ताकि ट्रंप के लिए मामला सुधारने का टारगेट ना रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको इसमें नाकामी होगी। अजीज़ दोस्तों, इसी तरह फाइनेंशियल टाइम्स, जो कि अगेन एक लेफ्ट के इकोसिस्टम का अखबार है, वो लिख रहा है कि तुलसी गबार, जो कि एक डेमोक्रेटिक लॉ मेकर है, पार्लियामेंट यानी कांग्रेस और सेनेट जो अमेरिका की बॉडीज़ हैं उसकी मेंबर रही है, और एक ऑब्सक्योर रिलीजियस कल्ट यानी नामालूम मजहबी ग्रुप की मेंबर है, हिंदू है, नामालूम कहाँ से वो हो गया। अजीज़ दोस्तों, अब्राहमिक रिलीजन आज से 3-3,500 साल पहले शुरू हुआ था। अब्राहमिक रिलीजन, इससे पहले तो कहीं कोई अल्लाह और इसके कोई हिस्टोरिकल, इवन मैंने अभी एक रिपोर्ट पढ़ी और एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी पिछले दिनों, उसमें बताया गया कि कोई आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट अब्राहमिक रिलीजन्स के। मूसा, जीसस, मोहम्मद, इनके कोई आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल, जबकि रिसेंट चीज़ें हैं ये। मोहम्मद 1400 साल, जीसस 2000 साल, और इससे पहले मूसा 3500, इनके कोई एविडेंस नहीं है कि ये एग्जिस्ट भी करते थे। जबकि हिंदुइज्म तो एक रिपोर्ट आई है कि मतलब कई 22,000 या इतने साल पुराने के तो आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एविडेंसेस मौजूद हैं। इसको ये फाइनेंशियल टाइम कह रहा है कि ऑब्सक्योर रिलीजियस कल्ट। तुलसी गबार को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटेलिजेंस चीफ बनाया है। तो इनकी तो मतलब मैं बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो टीम इलेक्ट की है ना, अपनी सेलेक्ट की है ना, वो डीप स्टेट की नींदें उड़ा रही है। रातों रात जो जंग 2.5-3 साल से चल रही है रशिया यूक्रेन की, उसमें यूक्रेन को रोक के रखा था कि तुम हमारे हथियारों से रशिया के अंदर हमला नहीं कर सकते, उसको अब अचानक क्यों किया? जबकि इतना वाइटल डिसीजन लेने से पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का राइट ही नहीं है कि वो हार चुके हैं इलेक्शन। अब ये प्रेसिडेंट नहीं है, ऑन पेपर है, लेकिन अब इसको पता है कि इसने 20 जनवरी से नया प्रेसिडेंट आना है, तो लेट द न्यू प्रेसिडेंट डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन रातों रात उन्होंने ये सब किया ताकि रशिया से जंग मामला बहुत बढ़ जाए, रशिया जज्बात में आके हमला कर दे यूरोप पे, नेटो फिर नेटो के साथ डायरेक्ट वार शुरू हो जाए और फिर ट्रंप रोक ही ना सके इसको। इसी तरह इंडिया के साथ मामला को इतना ख़राब कर दो। अब कहाँ शुरू हुआ था डीप स्टेट का अटैक? नजर वाला वाक़या। नजर वाले वाक़ये में इन्होंने कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर को टारगेट किया। अजीज़ दोस्तों, पनुन ने $5 लाख की सुपारी रखी है भारत के हाई कमिश्नर कनाडा में जो थे संजय कुमार वर्मा जी,
उनके लिए ये टेररिज्म है। ये क्या अमेरिका या कनाडा के लॉ के ख़िलाफ़ नहीं है? और ये जो वर्मा साहब हैं, मैं इनसे अभी अगस्त में कनाडा गया था तो मेरी भी मुलाकात हुई थी। एक प्रोग्राम में मैं था वहाँ पे वर्मा साहब चीफ गेस्ट थे और उनसे मेरी मुलाकात हुई और काफ़ी बातचीत हुई। एक वेरी डिसेंट मैन, बहुत ही अच्छे इंसान, समझदार। उनके ऊपर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके ऊपर हम कनाडा में नज़र के कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या इनको नहीं पता कि खालिस्तान किसने शुरू किया? खालिस्तान ज़ियाउल हक ने शुरू किया था, सबको पता है। 71 की वार हारने के बाद पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक आग लगी हुई थी और उनको पता था कि अब हम इंडिया का डायरेक्ट मुकाबला नहीं कर सकते थे। 71 की वार के बाद भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर था, उसका स्टेटमेंट मौजूद है रिकॉर्ड पे कि हम खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और खालिस्तान की मूवमेंट हमने इंडिया में जो क्रिएट की है ना, वो हमारे लिए ऐसे ही है जैसे हमारी पाकिस्तान आर्मी की एक बटालियन इंडिया में मौजूद है। ये भुट्टो के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के बयान है। इसको पूरा पंप अप किया, पेट्रोल किया और फिर भुट्टो को हटा के ज़ियाउल हक आया तो ज़ियाउल हक ने टोटल फंडिंग ट्रेनिंग की इन खालिस्तानियों की। दरबार साहब में अमृतसर में जब इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन किया तो इतना हथियार कहाँ से आया था? ऑब्वियसली पाकिस्तान बगल में था, पंजाब आधा पाकिस्तान आधा इंडिया। तो फिर ये खालिस्तान आज भी पाकिस्तान चला रहा है। मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, जिनीवा के प्रोटेस्ट में 100 खालिस्तानी नहीं होते, 500 पाकिस्तानी होते हैं, कश्मीरी, पाकिस्तानी, पंजाबी। ये खालिस्तान को पाकिस्तान चला रहा है। कौन इनको फंडिंग कर रहा है? क्या अमेरिका के इतनी पावर्स नहीं है इंटेलिजेंस एजेंसियों की? क्या इन्होंने कभी खालिस्तान को रोकने की कोशिश की? नहीं, ये डीप स्टेट ही चलाती है अमेरिका की खालिस्तान की मूवमेंट को। अजीज़ दोस्तों, इसके अलावा जैसे मैंने बताया बांग्लादेश, जैसे मैंने बताया ये वांगचू, इस तरह के कई चीज़ें हैं और इनको भारत में कांग्रेस फुल सपोर्ट करती है। कांग्रेस खुल के सामने आ गई है। ख़ास तौर पे ये अदानी वाले वाक़े पे राहुल गांधी ने जो बयान दिया है ना, उससे अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए कि अमेरिका की डीप स्टेट के इशारे पे भारत में मामलात को कौन ख़राब करता है। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके सामने भारत के कुछ जर्नलिस्ट का किरदार आपके सामने रखूँगा। जब इसने लॉरेंस बिश्नोई ने वो सिद्दीक को मारा था, बाबा सिद्दीक को, तो उस पे अरफा खानम शेरवानी कहती है कि एक गैंगस्टर हीरो बन गया है इस मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदू के लिए, हिंदुओं के लिए हीरो बन गया है। कितना डीप रेडिकलाइजेशन है। आप सोचें, इंडिया सड़ गया है, इंडिया अब सुधारे से काबिल नहीं रहा। ये अरफा खानम शेरवानी की ट्वीट थी, जबकि याकूब मेमन एक डिक्लेयर्ड कन्विक्टेड टेररिस्ट था, उसके जनाजे पे ये मुसलमान। तो ये तो बिल्कुल बदबूदार सड़े हुए हैं। इसके बारे में तुम नहीं बोलोगे क्योंकि तुम इसका हिस्सा हो, तुम इसकी रोटी कमाती हो इन लोगों की दलाली करके। फिर याह्या सिनवार, एक टेररिस्ट जिसने हमास के लीडर ने हमला किया था इजराइल के अंदर, उसको मारने पे कह रहा है कि इंडिया के फैशिस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं। अंदाजा लगाएं, इंडिया के फैशिस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं याह्या सिनवार। तो एक टेररिस्ट के मरने पे तो एक इंसान, एक शरीफ इंसान सेलिब्रेट ही करेगा। तो ये इनका किरदार है। फिर आप ये देखें कि आपके ये जो राजदीप सरदेसाई, इनकी बेगम ने जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने नाम लेके कहा कि मोदी गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो
सागरिका घोष जो कि यहाँ नॉर्थ इंडिया की है, वो बंगाल में एमपी बनी हुई है या सेनेटर है, जो भी है। माल जहाँ मिले, हड्डी जहाँ मिले, कुत्ते की तरह ये लोग जाते हैं। ये कह रहे थे कि नॉन बायोलॉजिकल पीएम नरेंद्र मोदी। अब आपकी टर्म देखें, नॉन बायोलॉजिकल पीएम नरेंद्र मोदी। इनके बाप की हिम्मत नहीं ये टर्म सोचने की भी, ये कहीं से डिक्टेशन आया है। उसको कह रही है कि नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर वो नॉन बायोलॉजिकल या कोई, इसके लिए कोई टर्म नहीं लगाई गई। पब्लिकली चार्ज लगा रहा है क्रिमिनल एक्टिविटी बाय मोदी गवर्नमेंट। सागरिका को कोई पूछे कि तुम भारत की नेशनल हो कि डीप स्टेट की, क्या मैं गाली दूं? ये लोग भारत से अपने लिए 5 स्टार लाइफ कमाते हैं और भारत के ही दुश्मन हैं। और फिर सागरिका के हस्बैंड जो कि बड़े रैशनल बनते हैं, बड़े रीजनेबल बनते हैं, उन्होंने भी उस पर फौरन ट्वीट कर दी कि नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म का फर्क हमें समझा रहे हैं कि पैट्रियोट है ना, वो अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए प्राउड होता है, और नेशनलिस्ट अपने देश के लिए प्राउड होता है चाहे वो कुछ भी गलत करे कि सही करे। इंडिया और कनाडा का एक टेस्ट केस है कि कौन नेशनलिस्ट है और कौन पैट्रियोट है। क्या मतलब ये आपको नजर आ रहा है कि ये जो जर्नलिस्ट हैं, जैसे राणा अय्यूब, आई फील फॉर अमेरिकन्स, इलेक्शन हो रहे थे ना अभी, इलेक्शन, कि अमेरिका के पास एक एविल यानी गलत, बुराई, बुरे आदमी और एक कम बुरे आदमी के दरमियान मुकाबला है। अजीज दोस्तों, ये जो है ना, ये लानती लोग, ये भारत का सबसे बड़ा मसला है। और आरफा खानम शेरवानी एक प्रोग्राम कर रही हैं, आरोन ग्लांस, अमेरिका का टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जैसे भारत की टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट राणा अय्यूब है, उनसे इंटरव्यू कह रही है और उसमें वो कह रही है कि इसका टॉपिक था डेमोक्रेसी खतरे में है। ट्रंप क्या अमेरिकन मोदी है? मेजॉरिटी से जीतने वाले मोदी, हसीना वाजिद और ट्रंप, इनके लिए बुराई है और वो डेमोक्रेसी नहीं है। हालांकि उनको मेजॉरिटी ने इलेक्ट किया, लेकिन यूनुस इनके लिए सही है, राहुल इनके लिए सही है, बाइडेन इनके लिए सही है, जिसने ये सारा गंद कचरा इंडिया के खिलाफ किया। आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान इतना टेररिज्म करता है, इतना कुछ। क्या कभी किसी पाकिस्तानी से आपने ये सुना हो कि पाकिस्तान क्यों भारत में टेररिज्म कर रहा है या अफगानिस्तान में? लेकिन भारत में आपको ऐसे भांत भांत के लोग मिल जाएंगे। अभी गए थे ना ये पाकिस्तान, बरखा और ये सारे जर्नलिस्ट, पाकिस्तान तो इनको पसंद है, पाकिस्तान तो इनके लिए जन्नत है, क्योंकि पाकिस्तान और वर्ल्ड इकोसिस्टम जो है लेफ्ट का, अमेरिकन डीप स्टेट जिसको लीड कर रहा है, उनकी दी हुई रोटी तो ये खा रहे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, इस मामले में मैं मज़ीद आपको क्या डिटेल बताऊं, इसी लेफ्ट के इकोसिस्टम का एक हिस्सा है बिल गेट्स। बिल गेट्स ने डेथ पैनल्स पे कहा था कि नियर फ्यूचर में डेथ पैनल्स की ज़रूरत होगी ताकि बीमार और अनहेल्दी लोगों को हम जल्द से जल्द मार दें, ताकि मेडिकल कॉस्ट बचाई जाए। Because of very, very high medical costs and a lack of willingness to say, you know, is spending $1 million on that last 3 months of life for that patient, would it be better not to lay off those 10 teachers and to make that trade-off in medical costs? But that's called the death panel, and you're not supposed to have that discussion. पॉपुलेशन को कम करने का टारगेट इस आदमी के हाथ में है। ये बिलियनर्स हैं ना, जॉर्ज सोरोस हुए, ये बिल गेट्स हुए, और फिर इनके सपोर्ट पे ये भी हैं फेसबुक के और गूगल के और सारे लोग। तो
तो अजीज़ दोस्तों, लाइफ इज़ गेटिंग वेरी डर्टी बिकॉज ऑफ डीप स्टेट्स के जो अचानक ये हमले शुरू हुए हैं। और आई थिंक 20 जनवरी जब ट्रंप ओथ लेगा तब तक पता नहीं मामला कितने ख़राब हो जाएं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।